उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। एनजीटी कोर्ट के आदेशों के बाद में देहरादून के रिस्पना के किनारे बसे घरों को तोड़ने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होनी है, जिसके लिए विभागों की कार्य योजना भी पूरी हो गई है। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के दोनों किनारों पर बसे करीब 27 बस्ती लोगों को नोटिस पूर्व में जारी किए थे और नोटिस के अनुसार साल 2016 के बाद में बने मकानों को तोड़ना, जिसमें निगम ने बस्तियों में रहने वाले लोगों से उनके दस्तावेजों की भी जांच की है, जिनमें से 27 बस्तियों में 525 मकान ऐसे थे जो कि साल 2016 के बाद से बने हैं, जिनको तोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। वहीं इन बस्तियों में रहने वाले लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये तो दे क्यों रहते बस्ती, पहले नहीं पता है लीगल जगह है, क्यों दे रहा था लोगों को बसने के लिए। आज ये खड़ी कर दी तो ये अगली में रह रहे हैं, क्यों रह रहा हम? जब हमारे पास बिजली का बिल है वो सब लीटर हम कहाँ से आए, क्या हम ऐसे आगे बढ़ गए यहाँ सरकार? सर हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे साथ में ऐसा ही करना था तो पहले यहाँ पे रोड, पानी, लाइट, हमारे सारे कागज, वोटर आईडी हमारी यहाँ से क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर पहले ही झोपड़ियों में हमें टाइम काटना था और ऐसे उजाड़ना तो हमें पहले ये सारे कागज क्यों बनवाए गए? अभी तक हमें बस कोई मूलभूत सुविधाएं नियमितीकरण का जो आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसके नाम पे हमें जो है आज दिन तक छला गया है, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है। वहीं मामले में भाजपा के मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उनके लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार से बीच का रास्ता निकालने का अनुरोध किया है, जिससे कि गरीबों के आशियाने टूटने से बच जाएं। जो मलिन बस्तियां के न्यूनीकरण की बात हमने कही थी, उस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी, क्योंकि ये बस्तियां कोई आज की नहीं बसी हुई और उस पर सरकार का करोड़ों खर्च हुआ है, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे एमएलए फंड हो, चाहे एमपी फंड हो, चाहे मुख्यमंत्री की घोषणा हो, करोड़ रुपया सरकार ने उसमें लगाया है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि से अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार निष्पक्ष जांच अवश्य कराने, नहीं तो गरीब लोग, निर्धन लोग जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी से अपने आशियाने बनाए हैं, अपना घर बनाया है, अपने कमरे बनाए हैं, वो टूट जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे और वो बेचारे बेघर हो जाएंगे। कोटद्वार में हर साल बरसात में बाढ़ से तबाही मचाने वाले पनियाली गदेरे में भी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब गदेरे किनारे अब तक 270 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि दर साल अतिक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। बरसाती नाले की चौड़ाई कम होने से बारिश में कोटद्वार में आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण को हटाने की मांग भी लगातार की जाती है। वहीं प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेजे हैं और बरसात के सीजन से पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही है। गदेरा ही नहीं, बाकी इसके साथ साथ और भी जितने भी नदी नाले हैं उसके संबंध में भी जो है नगर निगम को अभी आज भी मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें सबको उनको बताया गया है उनकी सबकी उससे पूर्व जो है सफाई होनी है। हल्द्वानी के लालकुआं में रविवार सुबह वन विभाग की एसओजी और लकड़ी तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में एक तस्कर लखविंदर सिंह घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथियों फॉरेस्ट टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना तराई केंद्रीय फॉरेस्ट डिवीजन की है। मौके से फॉरेस्ट टीम ने भारी मात्रा में लकड़ी भी बरामद की है। 3:30 बजे घटना आ गया। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआं के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें 2 गिल्टे सागौन के बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में एक फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा जिसमें एक कारतूस चला हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देहरादून के बिल्डर सत्येंद्र साहनी का आत्महत्या मामला अब इंटरनेशनल हो चुका है। में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को देहरादून कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल साउथ अफ्रीका में जब जैकब जुमा की सरकार थी, उस दौरान गुप्ता बंधुओं पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे, लेकिन देहरादून में अरेस्ट होने के बाद में पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब साउथ अफ्रीका की पुलिस ने भी देहरादून पुलिस से संपर्क साधा है। वहीं गुप्ता बंधुओं के कई चाहने वाले लोग भी देहरादून में डेरा डाले हुए हैं और जेल में दोनों आरोपी बंधुओं
VIP सुविधा मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। वहीं जेल प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों को सामान्य कैदियों की तरह ही सुविधाएं दी जा रही हैं और गुप्ता बंधुओं को जेल का ही भोजन दिया जा रहा है, जिससे कि दाल, रोटी और चावल इसमें शामिल किया गया। रुड़की में प्रशासन की टीम ने ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की है जो कि नियम के खिलाफ चल रहे थे, जिसमें 2 अस्पतालों को सील कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं CMS का कहना है कि अस्पतालों में भारी कमियां पाई गई हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है, जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सीलबंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है और बाकी 4 और नर्सिंग होमों के ऊपर CMO के द्वारा 50-50 हजार पेनल्टी ठोकी गई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम धामी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। पंजाब के डेरा बस्सी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया और पटियाला से बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। और बहुत सारे कड़े फैसले देश के अंदर लिए गए हैं, जिसके बारे में अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बोला कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी, 3 तलाक का खात्मा करना या CAA का कानून देश के अंदर लाकर जो विदेशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई, ईसाई भाई, फारसी भाई जो दर्जे का जीवन यापन कर रहे थे, उनको भारत में शरण देकर, उनको भारत की नागरिकता देकर सम्मानपूर्वक जीने का बचाव करना। 4 जून को मतगणना के बाद में रिजल्ट जो भी हो, 6 जून को आचार संहिता खत्म होते ही धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी। नौकरशाही के पत्ते फेंके जाएंगे और साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना जाहिर की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, जो करीब 2.5 महीने बाद 6 जून को समाप्त हो जाएगी। इस 2.5 महीने के समय में राज्य की 5 सीटों पर चुनाव के साथ ही कई चुनौतियां भी सामने रहीं, जिसमें जंगलों की भीषण आग और 4 धाम जैसी महत्वपूर्ण यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आचार संहिता की कई बाध्यताओं के बीच इन चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन अब आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री अपने फुल फॉर्म नजर आएंगे और कई बड़े एक्शन ले सकते हैं। फुल एक्शन देखेंगे सीएम धामी। कई अफसरों के विभागों में हो सकता है बदलाव। सचिवालय से लेकर जिले तक दिखेगा असर। कई अफसरों के कतरे जा सकते हैं पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी दोबारा शुरू होगा। वेरिफिकेशन ड्राइव भी तेजी से फिर शुरू होगा। मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव। दायित्वधारियों की भी आ सकती है एक और लिस्ट। विकास को गति देने के लिए निश्चित ही आपको 4 तारीख के बाद कुछ नए फैसले नजर आएंगे, कई नजर होंगे, सभी विभागों में होंगे। हमने भी अपने विभाग में एक्सरसाइज की है ताकि जो हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल होगा, कई दिशाओं में हम आयाम स्थापित करेंगे, उस दिशा में सरकार काम करेगी। आचार संहिता के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली का मामला लटका पड़ा था। मुख्यमंत्री इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। मॉनसून सीजन भी एक बड़ी चुनौती है, जिसकी तैयारियों पर सीएम सख्ती बरत सकते हैं। इसके साथ ही सीएम धामी जल्द 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। जोशीमठ पुनर्निर्माण, नई टाउनशिप, मानस खंड प्रोजेक्ट तेजी से काम होंगे। आचार संहिता जो समाप्त होगी तो प्रदेश की सरकार बहुत तेजी से जो प्रदेश के अंदर विकास कार्य होने हैं उनको संचालित करेगी। अभी मूल रूप से हमको भारत सरकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में, भारतमाला की जो सड़कें बननी है, पेयजल में, प्रधानमंत्री सड़क में, ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, सिंचाई में। मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कानून बनाने की घोषणा कर सबको चौंका सकते हैं।
तो 2025 में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के तहत शुरू किए गए कार्यों में 6 जून के बाद एक्शन देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो इन सब पर सीएम ऑफिस होमवर्क भी कर चुका है, बस इंतजार है 6 जून का। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए एक अलग प्राधिकरण की दिशा में सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो ये कमेटी चारधाम यात्रा के साथ में राज्य की दूसरी धार्मिक यात्राओं को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी बनाकर शासन को देगी। कमेटी 1 महीने के भीतर ये रिपोर्ट भी तैयार करेगी कि इस तरह की यात्राओं के संचालन के लिए अलग से प्राधिकरण बनाया जाए या किसी अन्य तरह की प्रशासनिक बॉडी बनाई जाए। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान देते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। चारधाम यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चारधाम यात्रियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए पुलिस को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई यात्रा में जहां पुलिस ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, वहीं पुलिस अब फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी हेली टिकट पर भी मुकदमा दर्ज कर रही है। वहीं इस साल की यात्रा में हेली सर्विस को लेकर ठगी के मामलों में बीते की तुलना में कमी देखने को मिल रही है, जिसका बड़ा कारण फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों पर रोक लगाना भी है। आपको बता दें, हेली सर्विस टिकट मामले में अभी तक 5 शिकायतों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाले 45 ट्रैवलर्स पर भी पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, जिसमें केवल देहरादून में ही 27 मामले दर्ज हुए हैं। ये ट्रैवलर्स एजेंसी अधिक मुनाफे के चलते यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार कर रहे थे और हर श्रद्धालु से 5 से 10,000 रुपए का मुनाफा कमा रही थी। यात्रीगण अपनी जो उनकी टेंटेटिव या उनकी जो कंफर्टेबल डेट्स होती है वो अपने ट्रैवल एजेंट्स को बताते हैं कि हम इस समय या इस अवधि में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ फ्रॉड ट्रैवल एजेंट्स हैं वो जब देखते हैं कि इस अवधि में बुकिंग मिल रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा और आगे के महीने का मिल रहा है, जुलाई का मिल रहा है, अगस्त मिल रहा है, तो उसकी बुकिंग तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन जो उनको प्रिंट आउट देते हैं वो कहीं ना कहीं उसको फोर्स करके डेट चेंज कर देते हैं। वहीं सरकार के आदेशों पर पुलिस अब चारों धामों में मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और अभी तक करीब 200 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा चुकी है। साथ ही पुलिस धामों में नशीले पदार्थ का उपयोग करने वाले 66 संदिग्धों पर केस किया है। जब से ये बढ़ने की कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक सामने आई है, तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग तिथि में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए। यात्रा शुरू हुए अभी 2 हफ्ते का ही समय गुजरा है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई लगातार बढ़ रही है वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटन प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो गया है और नैनीताल के चारों तरफ जाम ही जाम है। नैनीताल आने वाले सभी सड़कों पर जाम से परेशानियां बन गई हैं, तो वहीं 4 से 5 घंटे तक लोग लाइनों में बस इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं भीमताल, कैंचीधाम, भवाली, रानीबाग, जोलीकोट, रूसी, कई ऐसे इलाके जहां पर लोग परेशान देखे गए। जना भी है, लूट है, तो एक का 4 दाम है लोगों का। छोटी गाड़ी कर लो लूट है, और छोटी गाड़ी करना हो मतलब टेम्पो रिक्शा वक्सा करना, उसके लिए लाइन लगाओ। यहाँ पे ना कोई सर्विस का कोई अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पे लूट लग रहा है, लूट चल रहा है, पूरा लूट चल रहा है। ना गाड़ी का अरेंजमेंट है, गाड़ी यहाँ पे पुलिस वाले रोक दे रहे, ना कोई अरेंजमेंट कुछ है। आज वीकेंड पर भीषण गर्मी के बीच हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से हालात बुरे देखे गए और साथ ही दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे लोग हाईवे पर जाम से हुए नजर आए। शनिवार शाम से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा से लोगों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। भीषण गर्मी और
की छुट्टी के मौके पर हरिद्वार में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ गई है। हरिद्वार में शनिवार देर शाम तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों से लोगों का सिलसिला लगातार जारी है और सभी लोग यहाँ हरिद्वार पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से उन्हें राहत मिल रही है। और उसके अलावा जो ज़्यादातर जो भीड़ है वो चारधाम यात्रा की है। अभी इस वक्त हम हरिद्वार से बाहर जाने वाले, दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तस्वीर देखा जा सकता है कि गाड़ियों की जो भारी भीड़ है, लगातार रेला है वो लगातार यहाँ से जा रहा है। हालांकि हरिद्वार की ओर आने वाले जो वाहन हैं इस वक्त उनकी जो भीड़ है वो थोड़ी